हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा यह प्रचार किया गया कि वे अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत से भारतीय नेताओं ने ऐसा विश्वास किया कि ब्रिटेन युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज प्रदान किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, के परिणाम थे। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में दो सदनों की स्थापना के। कार्यकारी परिषद के सदस्य, जो कि मंत्रियों के समान थे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे चाहे विधायिका के सदस्यों के बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो या नहीं। पेंतिया विधानमंडलों की संख्या में भी वृद्धि की गई और उनमें निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया। प्रांतों में प्रयुक्त द्वैध शासन प्रणाली द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। इस व्यवस्था के तहत शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे विभागों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया और पुलिस व वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को गवर्नर के सीधे नियंत्रण में बने रहे। गवर्नर को मंत्रियों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतों में मंत्रियों और विधानमंडलों, जिनके प्रति मंत्री उत्तरदायी थे, की शक्तियां सीमित ही थी। जैसे कि अगर कोई मंत्री शिक्षा के प्रसार की योजना बनता है तो उसके लिए आवश्यक धन का अनुमोदन गवर्नर द्वारा ही किया जाएगा और गवर्नर चाहे तो उस मंत्री के निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल भी किसी प्रांत द्वारा लिए गए निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों और प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले मतदाताओं की संख्या अत्यंत सीमित थी। उदाहरण के लिए केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार ब्रिटिश भारत की कुल वयस्क जनसंख्या के केवल 1% भाग को ही प्राप्त था। सभी महत्वपूर्ण शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बना रहा, न कि भारतीय लोगों के प्रति। प्रांतों में गवर्नर भी अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता था। जो भी परिवर्तन किए गए थे वे कहीं से भी स्वराज की स्थापना में सहायक नहीं थे, जिसकी उम्मीद भारतीयों को युद्ध के बाद प्राप्त होने की थी। पूरे देश में असंतोष की लहर थी और इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमन का सहारा लिया। इसी क्रम में मार्च 1919 में रॉलेट आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट अधिनियम पारित किया गया। सदन ने इसका विरोध किया। बहुत से नेताओं ने, जो कि सदन के सदस्य थे, विरोध स्वरूप अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने त्यागपत्र में कहा कि शांति काल में कोई भी सरकार अगर इस तरह के कानून पारित करती है तो उसे किसी भी रूप में सभ्य सरकार नहीं कहा जा सकता है। इस अधिनियम के पारित होने से भारतीय जनता में रोष को बढ़ावा दिया। दमन के इस नए अधिनियम को काला कानून कहा गया। गांधी, जिन्होंने रॉलेट अधिनियम के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा का निर्माण किया था, ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अवमानना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया गया। पूरे देश का व्यापार थम गया। भारत में इससे पूर्व कभी भी इस तरह का संगठित विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। सरकार ने भी इसे दबाने के लिए कई स्थानों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने जैसे क्रूर उपायों का प्रयोग किया था। अधिनियम के प्रावधान। भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी मनोनीत पार्षदों और निर्वाचित सदस्यों द्वारा शासन किया जाता था। गवर्नर अभी भी प्रांतीय प्रशासन का मुखिया बना रहा। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। विधायिकाओं का विस्तार किया गया और उसके 70% सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी किया। पृथक निर्वाचन मंडलों का वर्गीय और सांप्रदायिक आधार पर विस्तार किया। महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय सरकार अभी भी उत्तरदायित्व विहीन बनी रही। निष्कर्ष, यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत का आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया